friends, this is Muskan and today I am going to discuss the first chapter of chemistry, chemical reactions and the equations. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। कोई भी दो केमिकल एक दूसरे में इंटरेक्ट होता है और एक नया केमिकल बनाता है, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ केमिकल टू फॉर्म न्यू केमिकल। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा हाइड्रोजन जैसे एग्जांपल में हो जाएगा कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रिएक्ट होता है और फिर वाटर बनाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन की कोई भी दो केमिकल एक दूसरे में इंटरेक्ट होकर एक नया केमिकल बनाता है। अब रिएक्शन इसको कहते हैं, तो इक्वेशन किसको कहते हैं? What is chemical equation? The symbolic representation of chemical reaction that involves the use of formula and symbol. अब जैसे हम लिखे थे कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर। अब हम इसी को अगर हम H2 plus O2 और H2O इसी को हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देंगे H2 plus O2 और फॉर्म होता है H2O वाटर, तो उसी को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसको हम मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और इसको ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट। Balanced chemical equation. The chemical equation that have an equal number of atoms on both sides of the reaction is called a balanced chemical equation. ऐसा equation जिसमें रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों ही तरफ से सेम हो, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एटम हो, उसी को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे H2 और O2 है और ये वाटर बनाता है, तो अब इसमें H2 है और इसमें भी H2 है, बट ये जो रिएक्टर में O2 है लेकिन ये जो प्रोडक्ट इसमें आ रहा है उसमें O आ रहा है। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो अगर हम इधर प्रोडक्ट 2 लगा देंगे तो ये तो हो जाएगा 2 ऑक्सीजन और इधर भी 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन आ रहा है वो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इधर भी अगर 2 लगा देंगे तो ये जो इक्वेशन होगा वो बैलेंस्ड हो जाएगा। और ये जो केमिकल इक्वेशन होता है और उसको हम मैथमेटिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो फायदा होता है कि हर जगह तो हम
उतने केमिकल रिएक्शन को उतना बड़ा हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं। और इसका ये भी होता है कि जैसे उस H2 के इसमें पता चलता है कि जो कोई भी एक एटम है या उसमें कि H2 है O2 है, इससे ये भी हमें पता चलता है कि H2 के स्टेट में हाइड्रोजन है और O2 के स्टेट में। और यही था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का डेफिनेशन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रेया और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज हम जानेंगे केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप। तो केमिकल रिएक्शन के टाइप में सबसे पहले जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को पहले समझते हैं। तो इस रिएक्शन में बेसिकली पहले होता क्या है, इसमें मान लेते हैं ये एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है और ये तीसरा रिएक्टेंट है। तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं। ये तीनों एक रिएक्टेंट है और फिर ये तीनों मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीन अलग अलग रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हुए, क्योंकि यहाँ पे नाम ही कॉम्बिनेशन यानी कि आपस में कंबाइन होना। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें अलग अलग रिएक्टेंट्स आपस में आकर मिल जाते हैं और मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो वो होगा when two or more reactants combine to form a single product is called a combination reaction। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, क्यों? क्योंकि टू फॉर्म क्या? टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। CaO यानी कि क्विकलाइन, जब CaO यानी कि क्विकलाइन और वाटर को हम आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा CaOH होल 2, यानी कि ये स्लिट लाइन होगा। अब यहाँ पे भी दो अलग अलग रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करें CaOH होल 2। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें इस प्रोडक्ट के साथ कुछ और भी फॉर्म होगा। अगर हम इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो मतलब रिएक्शन हो रहा है उसमें जिस बर्तन में वो रिएक्शन हो रहा है अगर हम उसे टच करके देखें तो उस जो सॉल्यूशन उसमें होगा उसका टेम्परेचर चेंज हो चुका होगा। हम उसे छुएंगे तो हमें थोड़ा गर्म महसूस होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि इस रिएक्शन में एक और चीज प्रोड्यूस होगा, वो है हीट। और वैसे रिएक्शन जिसमें मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ हीट की भी फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ही, लेकिन ये एक और तरह का रिएक्शन होगा, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
A reaction in which heat is produced along with product is called an exothermic reaction. इसमें इस रिएक्शन में हमने देखा था कि ये जो प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रही थी, तो इसलिए ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। हम जो मतलब रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है, क्योंकि उसमें मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वहाँ भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वहाँ भी, इसलिए वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे रिएक्शन की तरफ। हमारा दूसरा रिएक्शन जो है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट, मान लेते हैं एक हमारा रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये सिंगल रिएक्टेंट है, ये पूरा एक ही रिएक्टेंट है। ये सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं। ये पूरा एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर अलग अलग प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाते हैं। ये हो गया हमारा वेरियस प्रोडक्ट्स। ऐसे रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका डिफिनीशन a reaction in which a single reactant breaks down to form various products is called a decomposition reaction. लेकिन इसमें जैसे ये हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट है, अब इसको बैठे बैठे मतलब ऐसे तो मूड नहीं चेंज हो जाएगा कि भाई अब बैठे बैठे बोर हो रहा है तो चलो एक काम करते हैं, हम खुद को तोड़ के अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें इसे हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि ये रिएक्टेंट जो है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाए और ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट बना लेते हैं। और इसके एग्जांपल देखें तो अब हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका एक एग्जांपल ये है, FeSO4 को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो खुद को तोड़कर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेगा, वो बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कुछ कमी है, वो है बैलेंसिंग की, जिसे हम बैलेंस कर देते हैं। अब हमारा ये बैलेंस हो चुका है, यहाँ पे हमारा 2Fe आ चुके हैं और यहाँ पे भी हमारा 2Fe ही है। यहाँ पे हमारा S यानी कि सल्फर कितना है, 2 सल्फर है और यहाँ पे भी हमारा सल्फर 1 और ये 2। अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2 × 4 8 ऑक्सीजन है और इधर भी 3 + 2 5 + 3 8। अब ये इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे एग्जांपल की हम बात करें, इसके पहले रिएक्शन में हमने देखा था कि CaO प्लस H2O हम करते हैं तो वो CaOH2 बना लेते हैं। अब यहीं पे हम CaOH2 को ले और यहाँ पे
हीट प्रोवाइड करे तो वापस से CaO प्लस H2O बन जाएगा। यहाँ पे ये सिंगल रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है ना, तो इसलिए ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। तो इस तरह हमारे ये पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। Hello friends, I am Harsh and I am here to discuss on types of chemical reaction. तो दो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को हम लोगों ने समझ लिया है। अब मैं तीसरे से शुरुआत करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पढ़ने ही से पता चल रहा है कि यहाँ पे डिस्प्लेस किया जाएगा, मतलब बदला जाएगा। इसका डिफिनेशन होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के जगह को छीन लेता है, मतलब बदल लेता है एक दूसरे के प्लेस को, मतलब पोजीशन को। जैसे एग्जांपल में जैसे जिंक प्लस FeSO4 Zn प्लस FeSO4 को जब हम मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो ये Zn Fe का जगह ले लेगा, तो Fe की जगह Zn चला जाएगा, तो हो जाएगा ZnSO4 प्लस Fe। इसी टाइप के रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो बार डिस्प्लेस होगा, तो इसके डिफिनेशन को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस mutual exchange of ions in a compound is known as double displacement reaction. म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन मतलब दोनों जो आयंस का एक दूसरे मतलब दोनों एक्सचेंज करेगा। इस जैसे एग्जांपल से समझते हैं, AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 और NaCl, तो इसमें एक्सचेंज क्या होगा, ये Ag इसके साथ एक्सचेंज होगा तो ये इसका जगह ले लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा NO3 प्लस AgCl, और ये जो Na है वो Ag का प्लेस पे चला जाएगा, तो Ag जहाँ पे लिखा हुआ तो वहाँ पे Na लिखा आ जाएगा। तो ये जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो कुछ इस प्रकार से होता है। और ये सब मतलब एक रिएक्टिविटी सीरीज रहता है
जिसके अनुसार ये सब होता है। लेस रिएक्टिव वाला कभी भी मोर रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं करता है, हमेशा मोर रिएक्टिव वाले लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। यहाँ पर मैं एक एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप बुक्स में से और एग्जांपल को देख लीजिएगा ताकि आपको ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो जाए। धन्यवाद, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। Hello friends, me Mohit and I am here to discuss on the topic redox reaction. Redox reaction is composed of two words, red और ox. Red ox मतलब इसको आप लोग लाल वर्ड मत समझिएगा, ये दो रिएक्शन को सिंबलाइज कर रहा है। पहला RED से रिडक्शन रिएक्शन, और OX सिंबलाइज कर रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। अब हम लोग जानते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन and addition of hydrogen is known as reduction reaction. और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है इसका जस्ट अपोजिट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन and removal of hydrogen is known as oxidation reaction. अब हम लोग से कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे कि अगर कॉपर को हम लोग कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा आपस में हीट के प्रेजेंस में, तो ये फॉर्म होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड या फिर कॉपर 2 ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए जो सी कॉपर है Cu, उसमें O ऐड हो गया प्रोडक्ट में जाके, तो ये जो सब्सटेंस है ये ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है ऐड हो गया, और ऑक्सीजन में ये जो है उसमें से ऑक्सीजन हट गया, तो ये जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस हो गया, तब ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहे थे। इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और जो कॉपर है इसको रिड्यूस कर रहा है तो इसको हम लोग कॉपर को रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहेंगे जो ऑक्सीडाइज होगा, उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ये तो यहाँ जिसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कॉपर जो हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहेंगे जो रिड्यूस होगा, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। जैसे यहाँ पर जो O2 है वो रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है तो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको हम लोग कहेंगे। और इसमें ऑक्सीडाइज कौन होता है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस इसमें कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ था, तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है, और जो O2 था वो रिड्यूस हुआ था, तो वो रिड्यूस सब्सटेंस ऑक्सीजन है। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड अगर कार्बन से रिएक्ट करेगा हीट के प्रेजेंस में, तो फॉर्म होगा Zn+Cu। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ZnO, यहाँ जो O है वो
सी में चल गया, मतलब कार्बन में चल गया, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गया है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ये जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस सब्सटेंस है। और इसको रिड्यूस करने वाला कार्बन था, तो इसको इसीलिए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे कार्बन को। और कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, और इसको ऑक्सीडाइज करने वाला ZnO था, इसीलिए हम लोग इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ था कार्बन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस यहाँ पर कार्बन है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ था, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसको ऑक्सीडाइज करने वाला जिंक ऑक्साइड था, तो इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ZnO होगा। अब ये हम दोनों एग्जांपल में देखें कि अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो साथ में रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोनों रिएक्शन एक साथ ही होता है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कोरिजन। हम लोग जानते हैं कि मेटल बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। वो अगर उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे खुले में तो वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जैसे कि हम लोग कभी बर्तन खरीदते हैं किसी मेटल का, तो शुरू में बहुत ही शाइनी होता है, लेकिन अगर उसको यूज करते करते उसमें जंग लग जाता है, काला पड़ जाता है, तो ये वो सब होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण, कोरिजन के कारण उसमें जंग लग जाता है। तो हम लोग जैसे आयरन को हम लोग अगर यूज करते करते उसमें जंग लग जाता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है। और अगर हम लोग कॉपर में देखेंगे, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं, कॉपर का बना हुआ, वो ये एटमॉस्फेयर से रिएक्ट किया और ग्रीन कलर में चेंज हो गया। और जैसे हम लोग अगर सिल्वर का कुछ सामान यूज करते हैं तो उसको यूज करते करते काला हो जाता है। ये सब जो होता है वो उसमें कोरिजन लग जाता है, वो ये सब कोराइड हो जाता है, सब कोरोजन के कारण होता है। ये सब रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। अब जैसे आयरन में रस्ट लग जाता है, ये रस्ट क्या है? ये आयरन के संदर्भ में हम लोग कोरिजन को रस्ट के नाम से जानते हैं, और बाकी सब मेटल में इसको हम लोग कोरिजन के नाम से जानते हैं, लेकिन आयरन के संदर्भ में इसको हम लोग रस्ट करते हैं। तो आयरन में रस्ट लगने के लिए दो चीज जरूरी है, एक तो सबसे पहले O2 और दूसरा H2O। सबसे मॉइस्चर और ऑक्सीजन जरूरी है। अगर दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट रहा तो ये आयरन जो है उसमें रस्ट नहीं लगेगा। अगर ऑक्सीजन रहा और मॉइस्चर नहीं रहा तो आयरन में रस्ट नहीं होगा। अगर मॉइस्चर और ऑक्सीजन नहीं रहा तो आयरन में रस्ट नहीं लगेगा। अब इसका हम लोग केमिकल फॉर्मूला जान लेते हैं। अगर Fe ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड बनाएगा। ये हाइड्रेटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वाटर क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर है, क्योंकि ये डॉट यहाँ वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी है। अब जैसे कॉपर में ग्रीन कलर का कोटिंग चढ़ जाता है, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे वो ग्रीन कलर का हो गया रिएक्ट करते करते एटमॉस्फेयर से, वो सब कोरिजन ही है एक टाइप का। तो जो कोरिजन है वो एक कोई अच्छा चीज नहीं है। ऐसा तो नहीं बोलता है कि हम घर में सामान लाए और बहुत खुश होकर बोलता है कि वो जंग ऐसे ही फेंका, वो उसमें जंग लग गया। और ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण ही होता है। अब जैसे हम लोग ये रिस्पायरेशन में भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन आता है। अगर हम लोग ये मतलब सांस लेते हैं
तो वो लंग्स में जाके ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी के फॉर्म में इवॉल्व करता है। तो ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। अब हम लोग रैंसिडिटी के बारे में जानेंगे। रैंसिडिटी रैंसिडिटी एक कॉरिजन का एक टाइप है। जैसे कि हम लोग आयरन में कॉरिजन को रस्टिंग कहते थे, उसी तरह फूड में कॉरिजन होगा तो उसको हम लोग रैंसिडिटी कहेंगे। तो अगर किसी फूड सब्सटेंस में अगर कोई वो आयल और उसमें फैट कंटेन हो, तो वो जो फूड सब्सटेंस होता है उसमें रैंसिडिटी का प्रोसेस अकर हो जाता है। और रैंसिडिटी में होता है उसका जो स्मेल होता है वो खराब हो जाता है, उसका टेस्ट जो रहता है वो भी बेकार हो जाता है। अब जैसे कि हम लोग लेज खाते हैं, तो उस लेज में हम लेज गैस ही रहता है, तो वो गैस सिर्फ ऐसे नॉर्मल गैस नहीं रहता है, उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब वो फूड को ऑक्सीजन से रिएक्ट होने नहीं देता है, ताकि वो रैंसिडिटी के प्रोसेस में चल जाएगा तो वो भी फिर खराब स्मेल देने लगेगा और उसका टेस्ट भी बेकार हो जाएगा। तो रैंसिडिटी को प्रिवेंशन के लिए कुछ तरीके हैं, उसमें हम लोग रैंसिडिटी को हम लोग बचाने के लिए उसमें अगर एंटीऑक्सीडेंट अगर हम लोग पुट कर देंगे, उसमें मिला देंगे, तो वो क्योंकि जो रैंसिडिटी होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ही होता है, तो अगर हम लोग उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे तो रैंसिडिटी से बच जाएगा। और जैसे नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हर जैसे हम कुरकुरे खाते हैं, लेज खाते हैं, उसमें वो भरा रहता है। वो नॉर्मल गैस नहीं रहता है, नाइट्रोजन रहता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। और किसी फूड को हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो। इसी के साथ हमारे चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।